All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have started with Unit 1, that is Overview of Microsoft .NET Framework, within which we have already completed 1.3, that is .NET Framework Class Library in the previous lecture, right? And yesterday we have completed .NET Framework and we have seen each and every blocks of .NET Framework in detail, right? Okay. The blocks of .NET Framework were operating system, common language runtime, BCL, that is base class library, ADO.NET and XML, which is also known as data access layer, then Windows Forms, web services, common language specification, that is CLS, and various languages. And अगर हम ये सारे blocks को if we combine into a single unit, then we will say it as a .NET framework. More precise, we will say it as a Visual Studio .NET, right? So these were the things which we have completed within last lecture. Now, today we will start with the topic that is 1.2 Common Language Runtime, that is CLR. Again, I repeat, today we will start with the topic that is 1.2 Common Language Runtime, that is CLR, right? Now, here I have demonstrated application execution cycle of VB language, or we can also say it as a VC++ language, Java and .NET. Obviously, VC++ and VB and Java are programming languages, whereas .NET is a framework, right? So VB या फिर VC++ लैंग्वेज में कैसे होता था एग्जीक्यूशन? जैसे ही हम पहले तो उसके अंदर कंपाइलेशन होता था, राइट? कंपाइलेशन होता था तो वो जो भी सोर्स कोड था वो डायरेक्टली नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता था. अगेन आई रिपीट, VB या फिर VC++ जो लैंग्वेज है उसके अंदर कैसे एग्जीक्यूशन होता है? जो भी हम कंपाइलेशन करेंगे, सो कंपाइलेशन के बाद जो भी सोर्स कोड हम लिखेंगे विद इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो कोड डायरेक्टली नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता था. आफ्टर दैट जावा के अंदर क्या होता है? यू ऑलरेडी नो. जावा के अंदर जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले कंपाइल होगा तो वो बाइट कोड में वो कन्वर्ट करेगा, डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट नहीं होता है. We know that native code, that is machine language code, right? So Java के अंदर क्या होता है? कंपाइलेशन होता है और कंपाइलेशन होने के बाद बाइट कोड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और वी कैन ऑल्सो से इट एज एन ऑन डिमांड बेसिस, वो बाइट कोड में से इट विल कन्वर्ट इट इनटू नेटिव कोड, और मोर प्रिसाइज वी कैन से इनटू मशीन लैंग्वेज. और यहाँ पे ये JIT कंपाइलर कहाँ पे होता है? जावा में, दैट इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन. आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, which will provide the runtime environment for Java, right? Likewise, .NET framework में भी सेम स्टेप्स होते हैं, right? .NET framework के अंदर हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करके सोर्स कोड लिखेंगे, वो सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद MSIL में कन्वर्ट होता है, जो कल हमने ऑलरेडी देखा था, राइट? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर वो सोर्स कोड कन्वर्ट होता है, एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर के जो CLR के अंदर प्रेजेंट है, वो भी हमने कल .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो CLR ब्लॉक था उसके अंदर हमने पढ़ा था, राइट? सो वहां पे जो JIT कंपाइलर है विद इन CLR, राइट, वो MSIL कोड को नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा. मोर प्रिसाइज वी कैन से कि वहां पे वो मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स के अगर हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें या फिर .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम जो कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसकी बात करें तो कैसे वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट?
जावा के अंदर जैसे JVM है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, के जो रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, लाइकवाइज डॉटनेट के अंदर CLR है, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, के जो रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। डॉटनेट के अंदर जो CLR है, उसके अंदर जिट कंपाइलर है, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, के जो ऑन डिमांड बेसिस पे MSIL कोड को नेटिव कोड, मोर प्रिसाइज मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, और MSIL कोड विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम सोर्स कोड, और वो सोर्स कोड हम कोई भी ऐसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं विद इन डॉटनेट फ्रेमवर्क, के जो डॉटनेट फ्रेमवर्क से कंपैटिबल है, राइट। सो दिस इज हाउ कि कैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। नाउ CLR को हम डिटेल में देखते हैं। दिस इज CLR एग्जीक्यूशन मॉडल, राइट, कि किस हिसाब से पूरा कन्वर्जन होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो हम देखते हैं। We have already seen कि .NET framework में if we start from bottom to top, so the first block was operating system, and we know कि each and every application is executed on operating system by using operating system services, right? If we precisely say, then we can say that operating system services का use करके सारी applications execute होती है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर CLR को भी कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है कि जो .NET फ्रेमवर्क के अंदर बनाई गई है, तो उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके ही वो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सोर्स कोड कोई भी .NET कंपेटिबल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे आप पर्पल कलर के ब्लॉक में देख सकते हो, that is either we can use VB, C#, C++, right? Any language के जो .NET से compatible है, right? वो लैंग्वेज के अंदर हम सोर्स कोड लिख सकते हैं। Then with the help of language specific compiler, जो आप यहाँ पे देख रहे हो बिलो दिस पर्पल कलर ब्लॉक्स, राइट, यहाँ पे जो आपको लाइट ऑरेंज कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, राइट, दे आर लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर। लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर मतलब VB लैंग्वेज है तो उसका स्पेसिफिक कंपाइलर होगा, C# लैंग्वेज है तो उसका कंपाइलर होगा, C++ है तो उसका कंपाइलर होगा, that is language specific compiler, right? So language specific compiler का यूज करके जो सोर्स कोड है, it is converted into an intermediate language. Again I repeat, language specific compiler का यूज करके जो भी सोर्स कोड हमने हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड लिखा है with any of the .NET compatible language, it is converted into an intermediate language, and that intermediate language is known as MSIL, that is Microsoft Intermediate Language, या फिर हम उसे AIL भी कह सकते हैं, that is Assembly Intermediate Language, या फिर सिर्फ IL भी कह सकते हैं, that is Intermediate Language, right? And this Assembly Intermediate Language या फिर MSIL Microsoft Intermediate Language के जो आप यहाँ पे येलो कलर के ब्लॉक्स में देख रहे हो, it is also known as manage code. Again I repeat, it is also known as manage code. Manage code का मीनिंग ये होता है the code that is targeted to CLR या फिर the code that is understandable to CLR, that is known as manage code. मतलब ऐसा कोड के जो CLR को समझ में आएगा, या फिर ऐसा कोड के जो CLR को ध्यान में रख के बनाया गया है, that type of code is known as manage code, right? And that is MSIL, that is Microsoft Intermediate Language, AIL, Assembly Intermediate Language, या फिर IL, that is Intermediate Language, right? लेकिन स्टूडेंट्स
थोड़ा बहुत कोड ऐसा भी होता है कि जो कंपाइलेशन होने के बाद पता चलता है दैट इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू CLR, वो CLR को टारगेट करके नहीं बनाया गया है, राइट? दैट टाइप ऑफ कोड इज नोन एज अनमैनेज कोड, कि जो आप यहाँ पे ये ब्लू कलर के ब्लॉक में देख सकते हो, राइट? अगेन आई रिपीट, that type of code is known as unmanaged code, or you can also say it as an unmanaged components, कि जो CLR को समझ में नहीं आएंगे, या फिर वो ऐसे कंपोनेंट्स है कि CLR को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए हैं. So obviously that particular code will not be executed by CLR, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके एग्जीक्यूट होंगे. दैट्स व्हाई आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइलेशन होने के बाद अनमैनेज कंपोनेंट्स जो जनरेट होंगे वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का यूज करके एग्जीक्यूट होंगे, राइट? सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड. अगेन आई रिपीट, मैनेज कोड मतलब ऐसा कोड that is developed with a language compiler that target to the CLR, right? जो CLR को टारगेट करके बनाया गया है, that is known as managed code. What is unmanaged code? Unmanaged code मतलब the code that is developed without considering the conventions and requirement of CLR, right? अगेन आई रिपीट, ऐसा कोड कि जो CLR के कन्वेंशंस और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है. इन शॉर्ट के जो CLR को समझ में नहीं आता है, ऐसे कोड को हम अनमैनेज कोड कहेंगे, या फिर ऐसे कोड को हम अनमैनेज कंपोनेंट्स कहेंगे, कि जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट? ओके, so these are the very important terminologies कि जो आपको ध्यान में रखनी है. First is manage code and second is unmanaged code. ये manage code कब generate होगा? Manage code will be generated from language specific compiler, right? Language specific compiler उसे create करेंगे, लेकिन ये language specific compiler किसके ऊपर से वो manage code create करेंगे? From source code, कि जो हम कोई भी .NET compatible लैंग्वेज का यूज करके लिख सकते हैं, राइट? एंड अनमैनेज कोड भी कब जनरेट होगा? ऑब्वियसली लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर के थ्रू अनमैनेज कोड जनरेट होगा, राइट? एंड ऑब्वियसली वो CLR को समझ में नहीं आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के ऊपर वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा. एंड दिस मैनेज कोड इज नोन एज Microsoft Intermediate Language, Assembly Intermediate Language or Simple Intermediate Language. After that, what will happen? जो भी हमने manage code generate किया है, it will be pass on to the CLR, that is Common Language Runtime, right? कि जो runtime environment है .NET framework का, right? And within CLR, there is JIT compiler. आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो CLR का ब्लॉक है उसके अंदर ये JIT compiler present है, right? So we can say that JIT compiler is the part of CLR. In short, जो manage code या फिर MSIL लैंग्वेज में बनाया गया हुआ कोड जो हम CLR को पास ऑन करेंगे, वो CLR के अंदर जो JIT compiler है उसके थ्रू ऑन डिमांड बेसिस पे, मतलब जब जो कोड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है तब वो कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट होगा, राइट? एंड आफ्टर दैट वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के ये एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे वर्क करता है, राइट? सो अगेन शॉर्ट में हम रिपीट कर देते हैं, राइट? और आपको ध्यान में रखना है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो सोर्स कोड में हम जो भी हमारा मतलब सोर्स कोड जो हम लिखेंगे with .NET compatible language, that is VB, C#, C++, any of the .NET compatible language, right? That source code will be
converted into, or more precise, compiled into managed code with the help of language specific compiler. This managed code is MSIL, AIL or IL, right? और अगर हम managed code को define करें, then we can say that the code that is developed with a language compiler that targets the CLR, right? मतलब ऐसा कोड कि जो CLR को टारगेट करके बनाया गया है, that type of code is known as managed code, राइट? लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो CLR को समझ में नहीं आएंगे, या फिर वो CLR के कन्वेंशंस के हिसाब से, CLR की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, देन दैट टाइप ऑफ कोड या फिर दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट आर नोन एज अनमैनेज्ड कंपोनेंट, कि जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। नाउ आफ्टर दैट जो भी मैनेज कोड होंगे या फिर जो MSIL लैंग्वेज में लिखा गया हुआ जो कोड होगा, राइट, इट विल बी पास ऑन टू द CLR, राइट, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कि जो हमें रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। वो CLR के अंदर JIT कंपाइलर है, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, के जो ऑन डिमांड बेसिस पे वो MSIL कोड का कन्वर्जन करेगा नेटिव कोड में, एंड आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट दैट code, and native code is also known as machine language code, right? Okay, now students, ये एग्जीक्यूशन मॉडल पे से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हम सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज में लिखे, आफ्टर ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू MSIL के जो सेम होगा। अगेन आई रिपीट, आप VB लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखो, फॉर एग्जाम्पल ABC डिस्प्ले करने के लिए, C# लैंग्वेज में कोड लिखो ABC डिस्प्ले करने के लिए, C++ लैंग्वेज में कोड लिखो ABC डिस्प्ले करने के लिए विद इन आउटपुट विंडो, राइट? तो तीनों लैंग्वेज के सोर्स कोड में आपको ऑब्वियसली डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन वंस it is converted with the help of language specific compiler और वो MSIL में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो MSIL कोड में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगेन आई रिपीट, वो MSIL कोड में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, right? That is the significance of MSIL language, and that MSIL language is .NET framework language, हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सोर्स कोड कोई भी लैंग्वेज में लिखो, अगर सेम टास्क करने के लिए आपने वो पर्टिकुलर सोर्स कोड कितनी भी लैंग्वेज में लिखा हो, एक बार वो MSIL में कन्वर्ट हो जाता है तो वो MSIL का कोड वो पूरा सेम होगा। आई एम रिपीटिंग, सेम टास्क के लिए, सेम फंक्शनैलिटी के लिए, सेम स्टेप्स एंड सेम टास्क आपने परफॉर्म किया है तो, राइट, वो MSIL कोड सेम होगा। एंड दिस इज बिकॉज के हमें ये जो .NET फ्रेमवर्क है, राइट, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ CLR, बिकॉज CLR को सिर्फ MSIL लैंग्वेज समझ में आती है और उसे सारा कोड MSIL लैंग्वेज में ही चाहिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप सोर्स कोड लिखोगे तो ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंस होगा, लेकिन एक बार वो MSIL में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे डिफरेंस नहीं होगा। And this is because it supports language independency, right? And ये ही सिग्निफिकेंस की वजह से, ये ही कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वी कैन से कि वो क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। अगेन आई रिपीट, क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भी वो प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म? क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि आप एक ही प्रोजेक्ट में, अगेन आई रिपीट, आप एक ही प्रोजेक्ट में, राइट, 4 फॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपने VB लैंग्वेज में बनाए हैं, दूसरे 4 फॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपने C# लैंग्वेज में बनाए हैं, दूसरे 2 फॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपने VC++ लैंग्वेज में बनाए हैं। Then all 10 forms will be executed in a single project. एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस का यूज करके जो आपने फॉर्म्स बनाए होंगे, वो सारे फॉर्म्स एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, एक ही एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट? दिस इज क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट?
बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सारी लैंग्वेज आती हो। ऑब्वियसली किसी को VB लैंग्वेज आती है, तो किसी को C# लैंग्वेज आती है, तो किसी को C++ लैंग्वेज आती है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, उसे बाकी सारी लैंग्वेजेस नहीं आती। सो .NET फ्रेमवर्क यहाँ पे वर्क करता है कि ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर को VB लैंग्वेज आती है, तो उसको जो टास्क दिया गया है वो VB लैंग्वेज में डेवलप करेगा, राइट। दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर को C# लैंग्वेज आती है, राइट, तो उसको जो टास्क दिया गया है, जो फॉर्म्स डेवलप करने के लिए बोला गया है, वो C# लैंग्वेज में डेवलप करेगा। क्या फर्क पड़ता है, राइट। जिसको जो लैंग्वेज आती है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म्स या फिर वेब पेजेस आप डेवलप करो, वो सारी एंटिटीज, वो सारे फॉर्म्स, वो सारे पेजेस एक ही एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट। बिकॉज CLR को कोई मतलब नहीं है, एंड .NET फ्रेमवर्क का जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है दैट इज CLR, बिकॉज CLR के बिना आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। सो CLR को कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखते हो, उसे सिर्फ मतलब है MSIL लैंग्वेज से कि जो वो समझ सकता है, right? That's why these characteristics are provided by .NET framework because of this CLR, which is a very important block of .NET framework. Yesterday we have seen that it is a heart of .NET framework, right? Without CLR, .NET framework में कोई भी execution नहीं हो सकता है, right? So this is a very important thing कि जो आपको याद रखना है। एंड ऑब्वियसली अगर हम पोर्टेबिलिटी फीचर की बात करें, राइट, देन दैट पोर्टेबिलिटी फीचर इज आल्सो प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस MSIL लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज पोर्टेबिलिटी कब ब्रेक होती है? अगर हम हमारा कोड एक प्लेटफॉर्म से कॉपी करके दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट, और वो एग्जीक्यूट होता है, देन वी कैन से कि अवर कोड इज पोर्टेबल, राइट, वहां पे पोर्टेबिलिटी फीचर है। लेकिन अगर हमारा कोड एक प्लेटफॉर्म पे से कॉपी करके दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम पेस्ट करके इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं और वो नहीं होता है, देन वी विल से दैट इट इज नॉट पोर्टेबल। और ऐसा कब होता है? हायर लेवल लैंग्वेज में अगर हम कोई कोड लिखते हैं, दैट इज सोर्स कोड की मैं बात कर रही हूँ, राइट, उसमें ये चीज पॉसिबल है कि पोर्टेबिलिटी का फीचर में भी वहां पे प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर हम MSIL लैंग्वेज की बात करें तो MSIL लैंग्वेज तो सारे सोर्स कोड के रिलेटेड सेम ही होगी, सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, सेम स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस MSIL वी कैन से कि हमें पोर्टेबिलिटी फीचर भी मिलेगा, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट CLR एज एन एग्जीक्यूशन मॉडल, राइट। ओके,